जी, नमस्ते। कुछ देर बात है। जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर को, जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर 2 हमारा है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो इस चैप्टर हमें पढ़ना क्या है कि जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं, कितने सहायक अंग होते हैं। नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो हमारी हेडिंग होगी, उसमें हमें पढ़ना है कि पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहला हमारा क्या हो गया कि पुष्प की संरचना। बात हम कर रहे हैं कि एक पुष्पी पादप की, यानी कि जो एक फूल है, फूल में क्या क्या होते हैं।
तो हमें पता है कि जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, उसके दो मुख्य भाग होते हैं। अब दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, आप लोग बताइए। दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है सहायक अंग, और दूसरा होता है आवश्यक अंग। अब आप लोग बताइए कि सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? मानवेंद्र ठाकुर, कैलिक्स और करोला, सही है। दलपुंज होता है, और हमारा एक होता है बाह्य दलपुंज। सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? दलपुंज और एक बाह्य दलपुंज। जो हमारा दलपुंज होता है, दलपुंज की जो इकाई होती है, दलपुंज की इकाई को हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। और जो हमारी बाह्य दलपुंज की जो इकाई होती है, उसको हम बोलते हैं बाह्य दल। अब बताइए आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? एक पुष्पी प्लांट है, तो उस पुष्पी प्लांट में आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं? आवश्यक अंग नेम बताइए भाई आप लोग। हर्ष बाबू, एंड्रोसियम और गैनोसियम, सही है। जायांग और जो हमारा पुमंग होता है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? आवश्यक अंग कहलाते हैं। ठीक है। सहायक अंग हमारा क्या हो गया? दलपुंज और बाह्य दलपुंज हो गया, और जो आवश्यक अंग होता है हमारा होता है जयांग और पुमंग होता है। चलिए, आया समझ में? तो सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना देखेंगे, और उसके बाद फिर हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी नोट करेंगे। जी मैं लेफ्ट हैंडर ही हूँ। हिमांशु यादव। अर्जुन अहमद, गुड आफ्टरनून। पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
गुड आफ्टरनून। तो पुष्प की संरचना में हमको पता चल गया कि हमारे दो आवश्यक अंग होते हैं, यानी कि पुष्प के दो जो मेन भाग होते हैं, एक होता है आवश्यक अंग और दूसरा होता है सहायक अंग। तो जो सहायक अंग हमारा होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और जो हमारे आवश्यक आवश्यक अंग होते हैं उसको हम बोलते हैं जयांग और पुमंग। तो हम देखते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये हमारा क्या है? वर्तिकाग्र है। हमारा क्या है? वर्तिकाग्र। और हम जानते हैं कि जो पुष्पी प्लांट्स होता है, हमें पता है कि पुष्प के मुख्य जो चार भाग होते हैं, बाह्यदल, दलपुंज और जयांग और पुमंग। तो ये हमारा क्या है? स्त्री केसर वाला भाग, यानी कि जयांग है। जयांग के जो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। हाँ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनेसियम होता है जी, बिल्कुल होता है। और इसको हम बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और ये वर्तिकाग्र को हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है। और वर्तिकाग्र और वर्तिका के निचला वाला जो सबसे एक फुला हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या हम बोलते हैं? अंडाशय। ट्राई करना, सीख लोगे लिखना। और यह जो हमारा जिसपे हमारा पूरा भाग रहता है उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये हमारा क्या है? पुष्पासन है। ठीक है। और ये हमारा क्या है? जो पुष्पासन के नीचे जो डंठल है उसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। संदीप कुमार, गुड आफ्टरनून। इसको हम क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? और ये हमारा क्या हो गया? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? जयांग। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? जयांग, यानी कि एंड्रोसियम। ये हमारा क्या है? जयांग है। और पुष्प के कितने भाग होते हैं? मुख्य 4 भाग। हमें जयांग दिख गया। ठीक। अभी हमें देखना है कि बाह्य दल हमारा कहाँ होता है और दल पुंज कहाँ होता है। अंकित, गुड आफ्टरनून। देखिए, इसको हम बोलते हैं पुमंग, जो हमारा क्या होता है? पुंकेसर होता है। ये हमारा क्या है? पुंकेसर है।
इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा क्या है, पुमंग। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, पुमंग। इसको, ये हमारा जो ऊपरी वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। और ये जो पतली संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं पुतंतु। इसको बोलेंगे फिलामेंट्स। सभी को गुड आफ्टरनून। दो चीज, पुष्प के दो मुख्य भाग आवश्यक अंग जो है, जो हमें मिल गए, क्या, एक क्या है, इसको पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या है, पुमंग है। ये हमारा क्या है, पुमंग है। ठीक। और वर्तिकाग्र जो अंडाशय है, इसको हम बोलते हैं जयांग। सभी को गुड आफ्टरनून। हिमांशु यादव, हाँ पूछो। अब देखो, अब सहायक अंग हमारे क्या क्या है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। तो जो हमारा बाह्य दल पुंज होता है, वो हरे रंग का होता है। बाह्य दल पुंज जो हमारा होता है, वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। बाह्य दल पुंज हमारा कैसा होता है, हरे रंग का होता है। इसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। लेकिन बाह्य दल पुंज की इकाई को हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल। बाह्य दल पुंज की इकाई को हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल। ठीक है। और जो हमारा दल पुंज होता है, जो हमारा दल पुंज होता है, वो क्या होता है, एकदम चमकीला होता है। बाह्य दल पुंज हमारा क्या होता है, चमकीला होता है, जिससे कि जब परागण होता है, जब परागण की जो क्रिया होती है, तो बाह्य दल पुंज के रंगीन, क्योंकि ये हर कलर के होते हैं, और रंगीन होने की वजह से ये क्या करते हैं कि जितने भी कीट होते हैं, एक कीट को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कीट कीट उस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। आशीष कश्यप मैम, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम सुषमा है। मैम आपको ड्राइंग आती है कि नहीं आती? आती है, बट उतनी अच्छी नहीं आती। ठीक है। ये हमारा क्या है, दल पुंज। और इस दल पुंज की इकाई को हम क्या बोलते हैं, दल। ठीक। दल पुंज की इकाई को हम क्या बोलते हैं, दल। और बाह्य दल पुंज की इकाई को हम बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं जयांग। और परागकोश, पुतंतुओं को मिलाकर हम बोलते हैं पुमंग। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, इतने में किसी कोई दिक्कत? जे एग्जाम में पूछता है कि जो पुष्प का जो संरचना बनाई है, पुष्प के अंदर अंदर कार्ड का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य दल के बारे में। लिख लेते हैं 2 पॉइंट। बाह्य दल। ठीक है। क्या है हमारा बाह्य दल?
तो बाह्य दल में हम क्या लिखेंगे, इसकी इकाई को, इसकी बाह्य दल की जो इकाई होती है, ठीक है, अगर किसी एक बाह्य दल को हम बाह्य दल कहेंगे, सॉरी यहाँ पे पुंज होगा, बाह्य दल पुंज, ठीक है। बाह्य दल पुंज की इकाई को हम क्या बोलते हैं, इसकी इकाई को, किसकी इकाई को, बाह्य दल जो पुंज है उसकी इकाई को हम कहते हैं बाह्य दल, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। अब इसके कार्य की बात करें, किसके कार्य की, जो बाह्य दल है इसके कार्य क्या है, यानी कि इसके फंक्शन क्या है, सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो बाह्य दल पुंज हमारा क्या करता है, कि जो ये पुष्प की जो कलिका अवस्था होती है, जो पुष्प की कलिका अवस्था होती है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, या तो सुरक्षा करता है। सेकेंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ए कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और एक चीज, जो हमारा बाह्य दल होता है वो क्या, किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। तो एक पॉइंट ये भी हम नोट कर सकते हैं कि जो हमारा बाह्य दल पुंज है वो हरे रंग का होता है, बाह्य दल पुंज हरे रंग का होता है, भाई चैट छोड़ो पढ़ाई करो, बहुत कम टाइम है। चैट छोड़ो पढ़ाई करो, 90+ लाना है, ठीक। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज की इकाई को क्या बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे। और कार्य क्या करता है कि जो कलिका अवस्था होती है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर बाह्य दल पुंज की कलर की बात करें, किस कलर का होता है, तो वो हरे रंग का होता है, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा हमारा क्या है, दल पुंज, दूसरा हमारा क्या है, दल पुंज। अब दल पुंज के कार्य क्या होते हैं, कोई बताए, दल पुंज किसे कहते हैं, यन के वर्मा मैम, आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम सुषमा है। भाई पहले बायोलॉजी क्लास चल रही है उसको कर लो, उसके बाद इंग्लिश की करना। अनमोल कुमार, ठीक है। चलिए इसमें लिखते हैं, जो दल पुंज होता है तो दल पुंज की इकाई को हम बोलते हैं
दल, दल पुंज की दल पुंज की इकाई को हम क्या बोलते हैं? दल। और इसके साथ साथ ये जो हमारा दल पुंज होता है, यह क्या होता है? अलग अलग रंग के होते हैं। जो दल पुंज होता है क्या होते हैं? अलग अलग रंग के होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि लाल, पीला, नीला, हरा होने की वजह से जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। और जो परागकण होता है उन कीटों के द्वारा दूसरे पुष्प के जो वर्तिकाग्र होती है वहां पर क्या करती हैं? पहुंचते हैं। तो दलपुंज के कार्य की बात करेंगे तो यह क्या करते हैं कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आकर्षित करने के बाद परागण की क्रिया में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। जयान, अगला हमारा क्या है? जयान। तो जो जयांग होता है हमारा, ठीक है, जो जयांग होता है, जयांग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और जो हमारा अंडाशय होता है, अंडाशय में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? बीजांड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। 3 भाग। जयांग के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इकाई क्या है? एक की संख्या, यानी जहां पे बहुत सारे, जहां दल होंगे, बहुत सारी संख्या में अगर बाह्य दल होंगे तो उसको हम दलपुंज बोलेंगे, लेकिन जहां सिर्फ एक की संख्या होगी, अकेला होगा, तो उसको हम बोलेंगे इकाई। ठीक है। अभी टाइम है खत्म होने में। और चौथा जो भाग है, पुमंग। चौथा क्या है? पुमंग है। पुमंग के कितने भाग? 2 भाग, पुंकेसर और पुतंतु। तो पराग कोष होता है और पुतंतु होता है। अभी टाइम है। ठीक है। तो जो पराग कोष होता है, पराग कोष में पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कोष में पराग कणों क्या होता है? निर्माण होता है, जो कि जब परागकण क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व हो जाने के बाद जब वो क्या हो जाता है? फट जाता है। तो फटने के बाद परागण की क्रिया होती है।
ठीक है, किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, शुरू से स्टार्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते। अब अगली हमारी हेडिंग है कि नर जनन अंग। ठीक है, क्या? नर जनन अंग। तो पुष्प में नर जनन अंग का नाम बताइए भाई आप लोग। पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है और पुष्प में मादा जनन अंग कौन सा होता है? नाम बताइए आप लोग। दीपांश यादव, सेकेंड चैप्टर चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी है पुष्प की नर जनन अंग। राज राय पुमंग सही है। पुष्प में नर जनन अंग। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो पुष्प में नर जनन अंग होता है क्या होता है? पुंकेसर होता है। और पुंकेसर कितने भाग? दो भाग, परागकोश और पुतंतु। ठीक, क्या है ये? पुंकेसर कितने भाग? दो भाग। जो परागकोश है, जब हम परागकोश का टीएस करेंगे यानी कि सेक्शन कट करेंगे, जब हम क्या करते हैं परागकोश का सेक्शन कट करते हैं, तो हमें जो हमारा परागकोश होता है वो द्विपालित होता है। उसको कट करने के बाद उसके 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। क्लास के बाद मिल जाएगा। जब हम परागकोश का पुंकेसर क्या करते हैं? सेक्शन कट करते हैं। तो सेक्शन कट करने के बाद हमें इसकी 2 पालियां होती हैं। कितनी पालियां? 2 पालियां। किसकी? पुंकेसर की। और प्रत्येक कोष्ठक जो होते हैं उसमें 2 बीजाणु धानियां होती हैं। क्या होती हैं? लघु बीजाणु धानियां होती हैं। और उसी लघु बीजाणु धानियों में क्या होता है कि बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। और ये जो इसकी पालियां होती हैं ये बनी होती हैं संयोजी उत्तक की। संयोजी उत्तक की। और इन चारों को हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या है हमारे? लघु लघु बीजाणु धानी।
अमन ठाकुर, क्या समझ में नहीं आया? ये हमारे चारों क्या है, लघु बीजाणु धानी है, और इन्हीं लघु बीजाणु धानी में क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या है, लघु बीजाणु ठीक है। जब हम क्या करेंगे कि पराग कोश का सेक्शन कट करेंगे, जब हम टेस्ट उसका देखते हैं तो उसके अंदर इतनी सारी चीजें मिलती हैं, क्या, 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और 4 उनके बीच में किसका फॉर्मेशन होता है, लघु बीजाणु का, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरयुग्मक, यानी कि परागकण, जो कि परागण की क्रिया में हेल्प करता है। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, अगली हेडिंग हमारी है लघु बीजाणु जनन, यानी कि जो मेगास्पोर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। लघु बीजाणु जनन। तो जो हमारी लघु बीजाणु जनन होते हैं, इसके अंदर कई सारे परतें होती हैं। लघु बीजाणु के अंदर क्या होते हैं, कई सारे परतें होती है। हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पुंकेसर है। अब इसका हम सेक्शन कट किए, अब इसके एक भाग को हम लेंगे। ठीक है। जो हमारा क्या है, परागकोश का जो अनुप्रस्थ काट, यानी कि जो टीएस है, टीएस के अंदर, यानी कि एक लघु बीजाणु धानी की हम बात करेंगे, तो उसके अंदर देखेंगे कि हमें कई सारे परतें मिलती हैं, कई सारों परतों से मिलकर ये क्या होता है, बना होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु जनन उत्तक, बीजाणु जनन उत्तक। यह बीजाणु जनन उत्तक क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करके, ठीक है, समसूत्री विभाजन करके ये बनाते हैं अधोस्तरी कोशिका। अधोस्तरी कोशिका।
कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। लिखवाया जाएगा डिफिनेशन। ठीक है, फिर यह अधोस्तरीय कोशिका जो होती है, फिर इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के बाद ये क्या बनाएगी? परपशु कोशिका में चेंज हो जाएगा। किसमें? परपशु कोशिका में चेंज हो जाएगा। फिर यह परपशु कोशिका क्या करती है कि दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक होती है प्राथमिक भित्ति और दूसरी होती है प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका। पहला होता है प्राथमिक भित्ति और दूसरा प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति, दूसरा होता है प्राथमिक कुबीजाणु कोशिका। इतने में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? देखो, ये क्या है? पुंकेसर है। जब हम क्या करेंगे कि इसका सेक्शन कट करेंगे, सेक्शन कट करने के बाद हमें 4 बीजाणु धानियां मिलती हैं और उस बीजाणु धानिया में क्या किसका फॉर्मेशन होता है? बीजाणु जनन उत्तक का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यह बीजाणु जनन उत्तक क्या करता है? समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के बाद यह अधोस्तरीय कोशिका में चेंज होता है। फिर इस अधोस्तरीय कोशिका में क्या होता है? फिर दोबारा से समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के दौरान ये बनाती है परपशु कोशिका। ठीक है, फिर यह परपशु कोशिका क्या करती है? यह भी विभाजित होती है और यह दो भागों में विभाजित होती है। एक होती है हमारी प्राथमिक भित्ति और दूसरी हमारी होती है प्राथमिक कुबीजाणु कोशिका जनन। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक भित्ति के बारे में कि जो प्राथमिक भित्ति होती है इसकी कितनी लेयर होती है। प्राथमिक भित्ति देखिए, ये हमारी क्या है? लघु बीजाणु धानी। ठीक है, क्या है? लघु बीजाणु धानी है और इसमें हम बोल रहे हैं कि जो हमारी प्राथमिक भित्ति होती है, प्राथमिक भित्ति की 3 लेयर होती हैं। प्राथमिक भित्ति की 3 लेयर होती है। पहली लेयर को हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। पहली को हम बोलते हैं बाह्य त्वचा या बाह्य अस्तर। यहाँ पे एक लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं बाह्य अस्तर। इसको हम बोलते हैं बाह्य अस्तर। फिर इसके ठीक नीचे एक और परत होती है, इसके ठीक नीचे एक और परत होती है जिसको हम बोलते हैं अंतःस्थितियम। एक लेयर और होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःस्थितियम। फिर
अंतःस्थितियम के बाद फिर एक लेयर होती है, इसके बाद होगा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट फर्टिलाइजेशन है, उसके इसके बाद होगा। ठीक है, जब ये हम पढ़ लेंगे उसके बाद। तीसरी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मध्य लेयर। इसको हम बोलते हैं मध्य अस्तर। ठीक है, क्या बोलते हैं? मध्य अस्तर। और इसके बाद एक लेयर और होती है जिसको हम बोलते हैं टेपिटम। इसको हम क्या बोलते हैं? टेपिटम। इतना आया समझ में सबको? इतने में किसी को दिक्कत? जब हम क्या करेंगे कि परागकोश का जब हम सेक्शन कट करते हैं तो उसमें हमें 4 कोष्ठक, 2 पालियां होती हैं। 2 पालियां में प्रत्येक दोनों जो कोष्ठक होते हैं उसमें 2-2 लघु बीजाणु धानियां मिलती हैं। ठीक है, और उस लघु बीजाणु धानिया में क्या होता है कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्राथमिक पू बीजाणु जनन है, ठीक है, जो हमारा प्राथमिक पू बीजाणु जनन है, इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा क्या है, लघु बीजाणु है। अब इनमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है? हमारा पराग मात्र कोशिका, जिसको हम बोलते हैं मदर सेल या लघु बीजाणु, या हम ये कह सकते हैं कि अपरिपक्व बीजाणु। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद हमारा क्या बनेगी? पराग मात्र कोशिका। जिसको हम पराग मात्र कोशिका को लघु बीजाणु भी कहते हैं, और या तो लघु बीजाणु या ये भी हम कह सकते हैं कि ये अपरिपक्व नर युग्मक है, यानी कि यह जो नर युग्मक है पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है। हर्ष बाबू, क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? अभी नोट्स भी आपको मिल जाएगा, अभी लिखवाया जाएगा। पहले डायग्राम को समझ लो। यस, बायोलॉजी की क्लास चल रही है। चलिए आगे।
अब हम इन चारों के बारे में नोट कर लेते हैं कि बाह्य त्वचा क्या होती है और इसके कार्य क्या होते हैं, ये क्या हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारा एंडोथीसियम होता है उसके कार्य क्या होते हैं, और उसके बाद जो हमारी मिडल लेयर होती है उसके क्या कार्य होते हैं, और जो हमारा लास्ट में टेप्टम है उसके कार्य क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हमारी होगी बाह्य त्वचा। सबसे पहली हेडिंग बाह्य त्वचा। इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो हमारी बाह्य त्वचा होती है यह सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, यानी कि जो लघु बीजाणुधानी होती है, तो लघु बीजाणुधानी में यह उसकी क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। और ये सुरक्षा क्या करती है कि यह परागकोश की सुरक्षा करती है, यानी कि जो परागकोश होता है और परागकोश के अंदर जो पराग कण होता है उसको सुरक्षा करने का कार्य करता है। सबसे पहली पॉइंट हमारी होगी कि बाह्य त्वचा सबसे बाहरी परत होती है किसकी, जो हमारी गुरु बीजाणुधानी होती है उसकी। फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया है। सेकेंड चैप्टर है राजू पंजाबी, सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो बाह्य त्वचा की बात करेंगे तो जो हमारी बाह्य त्वचा होती है यह सबसे क्या होती है, बाहरी परत होती है। यह सबसे बाहरी परत होती है। कार्य क्या है, सेकेंड चैप्टर है ठीक है। अगर इसके कार्य की बात करेंगे किसकी, बाह्य त्वचा की, यानी कि जो बाह्य त्वचा है जो एपिडर्मिस से क्या कार्य कर रही है, तो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। परागकोश को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरी हमारी है एंडोथीसियम। दूसरी हमारी हेडिंग क्या है, एंडोथीसियम। हाँ, पीडीएफ मिलेगा। जो हमारी एंडोथीसियम होती है यह क्या होती है कि जो हमारी बाह्य त्वचा होती है बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है। ठीक है, जो हमारी एंडोथीसियम होती है यह कहाँ स्थित होती है, जो हमारे बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है। अगर अब इसके कार्य की बात करें, इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो एक कार्य क्या करती है कि जब परागकोश का क्या होता है, स्फुटन होता है।
परागकोश का स्फुटन करने का कार्य करता है। क्या करता है परागकोश का? आकाश राठौर जी, मेरा नाम सुषमा है। आज मेरा इस क्लास में पहला दिन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत? 12 बजे से स्टार्ट होती है। अनु यादव, बाह्य त्वचा और एंडोथीसियम में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगली रीडिंग हमारी है मध्य परत, जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। अंतःस्थितियम बोलते हैं अंकित, अंतःस्थितियम। ठीक है। तीसरा हमारी क्या है? मध्य परत। जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। कोई बताए मध्य परत के कार्य क्या होते हैं? मिडिल लेयर जो हमारी होती है, जो हमारा मध्य स्तर होता है, उसके कार्य क्या होते हैं? मध्य स्तर के कार्य बताइए भाई जल्दी से। मिडिल लेयर के फंक्शन बताइए। तो देखो, जो हमारी मध्य परत होती है, मध्य परत की जो परत होती है हमारी, जो अंतःस्थितियम जो स्तर होता है उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होती है, और इसकी दो से तीन लेयर होती है। ठीक है। जो हमारी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के बाद अंतःस्थितियम, और अंतःस्थितियम लेयर के बाद 2 से 3 जो लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं मध्य परत या मिडिल लेयर। ठीक है। दो से तीन परतें होती है। जो अंतःस्थितियम के नीचे उपस्थित होती है, जो अंतःस्थितियम के नीचे स्थित होती हैं। टेप्टम जो होता है मिडिल लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो टेप्टम होता है वह जो हमारी मध्य परत होती है, तो मध्य परत के बाद जो हमारा क्या स्थित होता है? टेप्टम। ठीक है। अब मध्य परत कार्य क्या करती है? तो इसका कार्य क्या होता है कि जो परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है। जो हमारी मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर क्या करती है कि जो हमारे परागकण होते हैं, क्योंकि देखो भाई, प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो निषेचन की क्रिया होगी, तो निषेचन की क्रिया से पूर्व हमारा क्या होता है? जो परागकण होता है। ठीक है। अगर हम लैंगिक जनन की बात करेंगे तो 2 अवस्था आती है। जो लैंगिक जनन की
जो घटनाओं की बात करेंगे तो दो अवस्थाएं आती है, एक आती है निषेचन से पूर्व की अवस्था, सेकेंड हमारा होता है निषेचन, और तीसरा जो हमारा होता है निषेचन के पश्चात की जो घटनाएं होती है। ठीक है, तो जो हमारा युग्मक का फॉर्मेशन हो रहा है, जो नर युग्मक का फॉर्मेशन हो रहा है और जो हमारी परागण की क्रिया होती है वह होती है निषेचन की पूर्व की अवस्था। ठीक है, उसके बाद जब परागण की क्रिया हो जाती है तो परागण की क्रिया के होने के बाद हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है। और निषेचन की क्रिया के होने के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जब जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं कि निषेचन पश्च अवस्था। सेकेंड चैप्टर चल रहा है दीपांश यादव। ठीक है, तो मध्य परत की अगर कार्य की बात करेंगे तो यह क्या करता है कि पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अगर कार्य की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और क्या करता है कि इसके बाद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ, एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, क्या करता है, कार्य करता है और नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत? चलिए आगे, अगला हमारा क्या है, टेपिटम। ठीक है, क्या है, टेपिटम। देखो, जो हमारी टेपिटम होती है यह सबसे निचली परत होती है। ठीक है, जो टेपिटम होती है वो सबसे निचली परत होती है और यह कार्य क्या करती है कि जो हमारी पराग मात्र कोशिका होती है या पराग मात्र कोशिका को हम बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि जो हमारा स्पोर होता है, जो हमारा लघु जो बीजाणु होते हैं उस लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कौन, जो हमारा टेपिटम होता है। तो इसमें हम लिखेंगे यह सबसे नीचे होती है या तो यह सबसे निचली परत होती है, यह सबसे निचली परत होती है। जो कि क्या कार्य करती है कि जो हमारी पराग मात्र कोशिका होती है और जो हमारी, ठीक है, जो हमारी पराग मात्र कोशिका या हम जिसको बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, उसको पोषण यानी कि जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। ठीक है, यह पराग मात्र कोशिका
या जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका कोशिका को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, भाई इंस्टा पहले बाद में देखना, पहले पढ़ लो। बोर्ड एग्जाम के बाद को इंस्टा फेसबुक सब देख लेना। ठीक है, तो जो हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है उसकी 4 लेयर होती है। बाह्य त्वचा होती है, अंतःस्थितियम होती है, और हमारा एक मध्य परत होती है, और एक हमारा होता है टेबुटम होता है। तो जो हमारी बाह्य त्वचा होती है सबसे बाहरी परत होती है, और उसके बाह्य त्वचा के बाद हमारी अंतःस्थितियम होती है, और उसके बाद तीसरी जो लेयर होती है हमारी मध्य परत होती है, और सबसे जो हमारी लास्ट परत होती है उसको हम बोलते हैं टेबुटम बोलते हैं। ठीक है, इन चारों में किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत? अगली हेडिंग हमारी है परागकण की संरचना। अगली हेडिंग हमारी क्या है? परागकण की संरचना। हाँ, डेली चलेगा 12 बजे से। ठीक है, देखो जो हमारा परागकण होता है, जो हमारा परागकण होता है, तो परागकण का फॉर्मेशन कहाँ होता है? कोई बताए? जो हमारा पोलन ग्रेन्स होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? परागकण का निर्माण कहाँ होता है? कोई बताए भाई? परागकण का निर्माण कहाँ होता है? देखो जो हमारा परागकण होता है, परागकण का जो निर्माण होता है वो होता है परागकोश में। ठीक है, जो यानी कि जो हमारा नर जननांग है, क्या है? नर जननांग हमारा क्या है? पुंकेसर है, और उसके 2 भाग पूतंतु और परागकोश। तो परागकोश में क्या किसका निर्माण होता है? परागकण का। सोनल, विश्वजीत, दीपक। दीपक वर्तिकाग्र पे नहीं होता है। ठीक है, विश्वजीत और सोनल राइट आंसर है परागकोश में। ठीक है, परागकण का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है?
सॉरी, परागकण का फॉर्मेशन कहाँ होता है? परागकोश में होता है। जो वर्तिकाग्र होता है, तो वर्तिकाग्र पे जब परागण की जब क्रिया होती है, ठीक है, जब परागण की क्रिया द्वारा क्या करता है कि जब पुष्प पुष्प या कोई भी कीट हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से जब वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद जो हमारी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है। जो हमारा परागकोश होता है उसके दो मुख्य भाग होते हैं। अंदर वाले भाग को हम बोलते हैं एक्साइन, और जो हमारे इसके सॉरी बाहर वाले भाग को हम बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाले भाग को हम बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्साइन, यहाँ पे हमारा होता है केंद्रक, ठीक है। एक इसको हम बोलते हैं एक्साइन, और इस वाले भाग को हम बोलते हैं इंटाइन। अंदर वाले भाग को हम बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। अरे भाई, कितनी बार बताए। इस वाले भाग को, इस बीच वाले भाग को हम बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और यह जो इस खाली स्थान को हम बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। देखो, जो हमारा जनन छिद्र होता है, जो हमारा जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र में क्या होता है कि जो एक्साइन होते हैं, जो हमारा एक्साइन जो बना होता है, वह बना होता है स्पोरोपोलिन एक नामक एक पदार्थ होता है, ठीक है। पोलोनिल नामक एक पदार्थ होता है, जिससे कि जो हमारा एक्साइन होता है वो बना होता है। और जहां पे उस स्पोरोपोलिन नामक जो पदार्थ नहीं होता है, वहां पे क्या होते हैं? जनन छिद्र होते हैं। वहां पे क्या होते हैं? जनन छिद्र। और इस यही जनन छिद्र क्या करते हैं कि पराग नली का फॉर्मेशन करते हैं, पराग नली का निर्माण करते हैं, जिससे कि जो हमारे परागकण होते हैं, जो परागकण की स्फुटन की क्रिया होती है, जो परागकण क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, और जो हमारी परागकण की क्रिया होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, हमारा होता है कोशिका द्रव्य। हमारा क्या होता है? कोशिका द्रव्य, ठीक है। और एक चीज, जो हमारा जनन छिद्र होता है, जो हमारा जनन छिद्र होता है, वह द्विबीजपत्री के जो परागकण होते हैं और जो एक बीजपत्री के परागकण होते हैं, उनकी संख्या अलग होती है। देखो, एक बीजपत्री के जो परागकण होते हैं, उनमें जो जनन छिद्र होता है वह एक पाया जाता है, और जो द्विबीजपत्री के परागकण होते हैं, उनमें जो जनन छिद्र होते हैं, उनमें दो पाए जाते हैं। यानी कि देखो, यह हमारा क्या है? परागकण है, ठीक है। क्या है? हमारा परागकण है। दीपांशु यादव जी, मेरा नाम सुषमा है।
ठीक है। तो अगर जो द्विबीजपत्री वाले प्लांट्स होंगे, द्विबीजपत्री के जो प्लांट्स होंगे जिनमें जो परागकण होंगे, तो उस परागकण में जो जनन छिद्र होंगे उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन जितने भी एक बीजपत्री वाले प्लांट्स होंगे उनमें जो परागकण की जो जनन छिद्र की जो संख्या होती है वह होती है 1। ठीक है, एक बीजपत्र वाले में कितना होगा? 1। क्या होगा? 1 क्या? जनन छिद्र। ठीक है। जी, आराध्या सक्सेना 12 बजे से चल रही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? हो जाएगी जल्दी शिवम तुम्हारी, जल्दी ही होगी। हिमांशु यादव, मेरे क्वेश्चन का जवाब क्या क्वेश्चन है भाई आपका? देखो, जनन छिद्र होता है जहां से जो जनन छिद्र में आता है, जो हमारा होता है वो क्या करता है कि पराग नली का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जनन छिद्र, मनोज जो क्वेश्चन है कि जनन छिद्र क्या होता है, तो जनन छिद्र जो होता है यहाँ से, इसी जगह से क्या होता है कि पराग नली का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब भाई जब पराग कण जाएगा, पराग कण जाने के लिए किसी न किसी की तो जरूरत होती है, तो पराग नली के द्वारा ही क्या होता है कि वो बाहर जाता है। अभी बहुत बचा है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? देखो, जो कोशिका द्रव्य जो होता है एक लिक्विड मटेरियल होता है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य क्या होता है? एक लिक्विड मटेरियल होता है। और हमें पता है कि किसी भी जीव का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन हुआ है, वो कोशिका से मिलकर हुआ है। और कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग हमारी है नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन। तो देखो, जो नर युग्मोद्भिद का जो परिवर्धन होता है ये 2 चरण में होता है। दीपांश,
दीपांशु यादव, हाँ जी बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। बस जल्दी ही खत्म हो गया। भाई पढ़ाई करो, कौन ब्यूटीफुल है कौन क्या है उसको छोड़ो, बहुत टाइम कम है। तो देखो, जो नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन होता है वह 2 चरण में होता है। ठीक है, नर युग्मोद्भिद का जो परिवर्धन होता है वो 2 चरण में होता है। कितने चरण? 2 चरण में होता है। एक होता है प्रथम चरण, दूसरे को हम बोलते हैं द्वितीय चरण। प्रथम चरण और दूसरा हमारा होता है द्वितीय चरण। ठीक है, जो नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन होता है 2 चरणों में होता है। भाई क्यों गुस्सा आ रहा है तुमको? बस जल्दी खत्म हो जाएगी, अब ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो देखो, जो हमारा प्रथम चरण में होता है, देखो प्रथम चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में क्या होता है कि पराग कणों का निर्माण होता है। प्रथम चरण में क्या होता है कि पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, परागकण का फॉर्मेशन। क्या होगा, परागकणों का फॉर्मेशन होता है, और परागकण के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, केंद्रक बनता है। हाँ, क्वेश्चन भी हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्या बनेंगे, केंद्रक। केंद्रक बनने के बाद क्या होता है, समसूत्री विभाजन। यानी कि प्रथम चरण में क्या होता है कि परागकण बने, परागकण बनने के बाद क्या होता है, केंद्रक का निर्माण हुआ, और केंद्रक का निर्माण होने के बाद क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के बाद 2 केंद्रक का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन के बाद 2 केंद्रक का निर्माण हुआ। कितने केंद्रक का, 2 केंद्रक। आदिति पटेल, हाँ बायोलॉजी की ही क्लास चल रही है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होने के बाद कितना, 2 केंद्रक बना। 2 केंद्रक कौन कौन से, एक आकार में बड़ा होता है और एक आकार में छोटा होता है। ठीक, एक क्या होता है, आकार में बड़ा, और एक आकार में छोटा होता है। ठीक है, तो जो आकार में बड़ा होता है उसको हम वर्धी या कायिक कोशिका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वर्धी या कायिक कोशिका।
और दूसरे को हम बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, दूसरा क्या है? जनन कोशिका। ठीक है, देखो जब नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन होता है तो उसके दो चरण होते हैं। ठीक है, दो चरण होते हैं। एक क्या इसमें प्रथम चरण में क्या होता है कि परागकणों का फॉर्मेशन होता है, परागकण के बाद केंद्रक का निर्माण होता है, फिर केंद्रक बनने के बाद क्या होता है? समसूत्र विभाजन होता है, और समसूत्र विभाजन के बाद दो केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, अब दो केंद्रक का निर्माण क्या, एक आकार में जो बड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्धी या कायिक कोशिका, और दूसरा जो आकार में छोटा होता है उसको हम बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, फिर यह जनन कोशिका सेकेंड चरण में क्या होता है? जब सेकेंड चरण हमारा आता है तो जो हमारी जनन कोशिका होती है वो दो केंद्रक का निर्माण करती है। अमन सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो जब सेकेंड चरण आता है तो इसमें क्या होता है कि जो जनन कोशिका होती है यह ये क्या करती है? दो केंद्रक का निर्माण करती है। दो केंद्र का निर्माण करती है, और जो वर्धी कोशिका होती है जब सेकेंड चरण हमारा होता है तो उसमें क्या हो जाती है? ये नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। किसी को इसमें कोई दिक्कत? जनन जिसमें जिसमें नर और मादा भाग लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं जनन। ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। चलिए, अगला हमारा आप लोगों का क्या था कि लघु बीजाणु जनन की डिफिनेशन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या है? तो देखो लघु बीजाणु जनन जो होते हैं कि जो हमारी पुष्प की नर जननांग जो संरचना होती है, ठीक है, जो हमारी नर जननांग संरचना होती है तो उसमें उपस्थित जो परागकोश होते हैं, ठीक है, उसमें उपस्थित परागकोश की जो लघु बीजाणु के बीजाणु जनन उत्तक होते हैं या जो पराग मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान चार अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन की डिफिनेशन। ठीक है, देखो जो
देखो जो पुष्प की नर जननांग संरचना होती है उसमें जो उपस्थित जो परागकोश होते हैं, ठीक है, उपस्थित जो क्या होते हैं परागकोश होते हैं, यानी कि जो लघु बीजाणु धानी होती है, तो उस लघु बीजाणु धानी में जो बीजाणु ऊतक होते हैं या जो पराग मात्र कोश का हम बोलते हैं उसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होता है कि 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन। पुष्प की पुष्प की नर जननांग संरचना में उपस्थित पुष्प की नर जननांग परागकोश में उपस्थित परागकोश में उपस्थित बीजाणु ऊतक या पराग मात्र कोशिका में पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यह क्रिया ठीक है, यह क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, देखो लघु बीजाणु जनन में क्या होता है कि पुष्प की जो नर जननांग होते हैं, यानी कि जो परागकोश में उपस्थित जो बीजाणु यानी कि जो बीजाणु ऊतक या जो पराग मात्र कोशिका होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि 4 अगुणित लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? किसी को कोई डाउट? चलिए, इतने में किसी कोई प्रॉब्लम?
स्टार्टिंग से। ठीक है, देखो देखो इसको हम बोले एक्साइन, ये हमारा क्या है, एक्साइन है। इसके नीचे अंदर वाले भाग को हम बोल रहे हैं इंटाइन। ठीक, एक्साइन जो हमारा बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। तो जहां पे स्पोरोपोलिनिन होता है वह भाग हमारा क्या कहलाता है, एक्साइन कहलाता है। और जहां पे, ठीक है, जहां पे यह भाग, जहां पे हमारा स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है वह भाग हमारा क्या कहलाता है, जनन छिद्र। सारे की डिफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, पूरा आपको पूरा फुल नोट्स मिलेगा, एक एक का डिफिनेशन पूरा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत करिए कि नहीं नोट्स नहीं मिल रहा है, नोट्स आपको मिल जाएगा। और जो हमारा जो जनन छिद्र होता है, यही जनन छिद्र क्या करता है कि पराग नली का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और देखो जो जनन छिद्र हमारा होता है वह द्विबीजपत्री में की संख्या में, उसको संख्या जो होती है 3 होती है, और एक बीजपत्री में 1 होती है। ठीक है, आप किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? मिल जाएगा, साथ साथ नोट्स भी, साथ साथ डायग्राम भी। देखो एक क्वेश्चन था कि जननांग क्या होता है। ठीक है, जननांग क्या होता है, तो जो नर जननांग होते हैं और जो मादा जननांग होते हैं उसको हम बोलते हैं जननांग। यानी कि देखो नर जननांग, जो नर जननांग की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, पुंकेसर होता है। और अगर मादा जननांग की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, जयांग होता है। ठीक है, क्या होता है, जयांग होता है। और कितने पार्ट्स होते हैं हम जानते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे क्लास में, अब इसके आगे हम आगे क्लास में देखेंगे।
तो भी कर करना है ना मेरे साथ, करना होगा, रिकॉर्डेड होगा क्या के बच्चियों को नहीं पता है, हमको क्या डाल दीजिए बस कर सेव कर दीजिए गाए पहला यार पहला दिन लाइफ थोड़ी दिक्कत हो रही है हाँ से ना क्या जाने ये डॉक्यूमेंट पहले नमवा तो दे दीजिए डाउनलोड में जाएगा नाम कर सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी डालिए आगे